हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक हमने हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस की जो मेथड थी उसके दो एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अलग अलग मतलब हम बोल सकते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसके जो यूनिट्स है उनकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकेंड उसकी एप्लीकेशन थी कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मतलब कि उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो। और थर्ड जो उसकी एप्लीकेशन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी और क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है, उसका आप इक्वेशन जो है वो आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से बना सकते हो। तो आज हम ये हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसको समझाने के लिए अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज़ मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है m। सपोज़ आप ऐसा सोचिए कि कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और वो r रेडियस वाली सर्कुलर पाथ पर, जिसका रेडियस r है, ऐसी कोई r रेडियस वाली सर्कुलर पाथ है उस पर वो मूव कर रहा है, ओके। और उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ v है। तो शायद आपको पता होगा या फिर आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हो ये चीज़ कि अगर कोई पार्टिकल है ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पर मुझे ये चीज़ आपको बतानी है कि वो फोर्स यहाँ पर पार्टिकल के मास पर, उसकी वेलोसिटी पर और ये जो रेडियस r है उस पर कैसे डिपेंड करती है, उसकी मुझे फॉर्मूला चाहिए कि कितनी फोर्स उस पर लग रही है। तो आप यहाँ पर ऐसी फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर हमने बोला कि फोर्स जो है कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, एक है मास, दूसरी है वेलोसिटी और तीसरा है रेडियस। तो इसकी पावर आप a, b और c ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है आप ऐसा ज़रूरी नहीं है पहले m ही लिखना है फिर v लिखना है फिर r लिखना है, आप कोई भी सीक्वेंस में ये चीज़ लिख सकते हो। अगर तीनों को आप मिला के लिखोगे तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन की साइन है उसकी जगह पर मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट डाल रही हूँ वेर k इज़ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यहाँ पर मैं जो है वो क्लैरिफाई कर देती हूँ, वेर k इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये f का इन तीनों के साथ कैसा रिलेशन ये मुझे फाइंड करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, दोनों ही साइड डायमेंशनल फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है m1L1T-2। k को मैंने बोला है डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। बाकी बचा क्या, m मास की फार्मूला है m1 जिसकी पावर है a। नेक्स्ट इज वेलोसिटी की फार्मूला है L1T-1 उसकी पावर है b। और r रेडियस है दैट इज ऑल्सो लेंथ, तो उसकी जो पावर है दैट इज c। यहाँ पर हम पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर हो गई a, l की पावर यहाँ से हो जाएगी b, t की पावर है -v और नेक्स्ट है l की पावर c। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, पावर जो है उसका एडिशन करोगे तो l की पावर टोटल हो जाएगी b + c और t की पावर है -b। ये हमारा इक्वेशन बना। यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि बोथ साइड जो है m, l और t की जो पावर है उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के बाद हमें फर्स्ट रिजल्ट ये मिलेगा a = 1, क्योंकि यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर 1 है। सेकेंड l की पावर क्या है, तो b + c और यहाँ पर है 1, ठीक है। तो ये चीज़ ये हमें मिलेगी। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हमें ऐसा मिला -b = -2, तो लिख सकते हैं एंड -b = -2 दैट मीन्स b = 2। अगर b = 2 है उसको आप ये इक्वेशन में रख देते हो तो b की वैल्यू 2 है तो 2 इस तरफ जाएगा, दैट मीन्स कि b + c = 1 की हेल्प से आप लिख पाओगे कि c = क्या हो जाएगा -1। तो हमें a, b, c तीनों की वैल्यू अब मिल गई है। तो ये तीनों की वैल्यू का यूज़ हम इक्वेशन 1 में करते हैं। तो इन इक्वेशन 1 हम अगर सारी चीज़ें डाल देते हैं तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन रहा है, फोर्स F = k m⁴ a की वैल्यू है 1, v पावर b की वैल्यू है 2 और r की पावर है c उसकी वैल्यू है -1। यहाँ पर जो है हम कंसिडर कर लेंगे लेट k = 1, तो हमारा आंसर ऐसा आएगा F = देखिए m
फिर हो गया v स्क्वायर और r की पावर जो है -1 है तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, दैट मीन्स फोर्स जो लगेगी दैट विल बी mv स्क्वायर बाय r। तो ये चीज़ हो गई कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटीज़ पर कैसे डिपेंड करती है, मतलब यहाँ f इज़ प्रोपोर्शनल टू m, f इज़ प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये चीज़ आप यहाँ से बोल सकते हो। तो ऐसा इक्वेशन आप फाइंड करना है तो एप्लीकेशन 3 ये हो गई और इसकी हेल्प से ये चीज़ आप कर सकते हो। तो हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक ऐसा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है दैट इज़ 2.17, तो वही चीज़ अभी हम समझने वाले हैं। सेम ही मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या है वो चीज़ पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पर, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob and acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period using method of dimensions. देखिए यहाँ तो पहली चीज़ आपको पता होगी कि कोई पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हम कैसे काउंट कर सकते हैं। आप क्या करते हो, सपोज ऐसी स्ट्रिंग है, नीचे एक बॉब लटकाया है आपने, उसको आप ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है। फिर आप अपनी जो स्टॉप वॉच है वो भी आप अपने हाथ में रखो। जैसे इसको आप छोड़ते हो स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर दो, उसको यहाँ से फिर गया फिर वापस यहाँ आया तो उसने एक ऑसिलेशन ख़त्म किया। एक ऑसिलेशन ख़त्म करने के लिए उसने जो टाइम लगाया दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी यहाँ पर आपको बोला गया है कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट बोला है यहाँ पर कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं पहले लेंथ लिख रही हूँ, सेकंड है मास ऑफ बॉब और थर्ड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो टी का मुझे इसके साथ कैसा रिलेशन है ये चीज़ फाइंड करनी है। आप एक काम कर सकते हो, इसकी पावर मुझे नहीं पता क्या है तो यहाँ पर मैंने ले ली ए बी एंड सी। मैंने पहले भी बताया आपको, आप कोई भी सीक्वेंस में ये चीज़ लिख सकते हो। पहले m लिखना है, फिर l लिखना है, फिर g लिखना है। कोई भी सीक्वेंस में ये चीज़ आप लिख पाओगे। तो अगर तीनों को हम साथ लिख रहे हैं तो k t इज इक्वल टू k, l रेस टू a, m रेस टू b एंड g रेस टू c। ये हमारा ऐसा एक इक्वेशन बन गया वेर k इज क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। तो t इज़ टाइम पीरियड, तो उसकी फॉर्मूला हो गई t1, k डायमेंशन लेस है, फिर है लेंथ, लेंथ की पावर है a तो मैं लिखूँगी a। नेक्स्ट इज़ मास, तो मास की हो गई m1 डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है l1 t-2 जिसकी पावर है c। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो l की पावर हो गई a, पावर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, m की पावर है b, l की पावर है c और t की पावर है 2c। अब क्या करना है मुझे, जो पावर है उसका एडिशन करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t1। राइट हैंड साइड पर क्या करना है मुझे, m की पावर है b, l की पावर टोटल हो जाएगी a प्लस c और t की पावर जो है दैट इज़ -2c। अब बोथ साइड हम m, l और t की पावर जो है उनको कंपेयर करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग वी कैन गेट b इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट मास की पावर कंपेयर कर रहे हो तो b इक्वल 0, देन a प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मुझे आंसर मिल रहा है a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड है -2c इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं -2c इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -1/2। अगर c इज इक्वल टू -1/2 है तो यहाँ से आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू अगर -1/2 है, इसको इस तरफ ले आते हो तो a विल बी 1/2। अगर मुझे a, b और c तीनों पता है तो बाय पुटिंग देम इन इक्वेशन 1 वी कैन गेट, क्या होगा हमारा इक्वेशन, t इज इक्वल टू k, l की पावर है a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, फिर m की पावर है b दैट इज 0 और g की पावर है c दैट इज -1/2।
किसी की पावर भी 0 हो, इसका मतलब होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हमारा इक्वेशन ऐसा बना t = k। फिर अगर मुझे ऐसे लिखना है तो L⁻⁴ और g की पावर माइनस है तो मैं ऐसे नीचे लिख रही हूँ। तो मतलब कि मेरा इक्वेशन ये बना t = k √ हम L/g भी लिख सकते हैं। यहाँ पर k जो है हमें प्रैक्टिकली पता है कि k जो होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 2π। तो अगर उसको यहाँ पर रख देते हैं देन वी कैन गेट द इक्वेशन एज 2π √L/g। ओके, तो देखिए ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब आपको एक क्वेश्चन ये होगा कि k की वैल्यू आपने 2π क्यों रखी है। तो यही चीज़ अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये जो है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की जो मेथड है उसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? तो एक चीज़ आप सोच सकते हैं, यहाँ पर हम एम एल और टी की पावर जो होती है उसके कंपैरिजन करके मैक्सिमम जो है वो 3 इक्वेशन जो है यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एक क्वांटिटी की मैक्सिमम 3 क्वांटिटी के साथ अगर रिलेशन फाइंड करनी है तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ अगर आपको रिलेशन चाहिए तो वो आपके लिए ये मेथड जो है वो यूज़फुल नहीं होगी। ये उसकी लिमिटेशन हो गई। सेकेंड थिंग, ऑलवेज यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लेते हैं उसको हमने डायमेंशनल लेस कांस्टेंट लिया है। अगर वो डायमेंशनल लेस नहीं होगा तो भी हमें सही इक्वेशन नहीं मिल सकता। सपोज़ आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि अगर आपके पास 2 ऐसे बॉडीज़ हैं, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं F = g m1 m2/r²। फिर g इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब हमारा ये इक्वेशन ऐसा होना चाहिए F = m1 m2/r², ऐसा इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो हमने g कांस्टेंट लिखा है वो कांस्टेंट तो है लेकिन वो डायमेंशन लेस नहीं है। शायद आपको पता होगा, हमने आगे के लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m-1 L3t-2, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो इक्वेशन है इसमें जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो अगर डायमेंशन लेस है तो ही आपको सही इक्वेशन मिल सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने मिला F = mv²/r, वो सही मिला। लेकिन अगर जैसे ये इक्वेशन की बात करें तो ऐसा अगर कोई इक्वेशन आएगा तो जिसमें कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन लेस नहीं है तो वो सही इक्वेशन नहीं भी मिल सकता, ये भी पॉसिबल है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ऐसे जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता थी इसलिए मैंने अभी 2π लिखा है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो भी हम इस मेथड से पता नहीं लगा पाते। और एक चीज़ ये भी है कि जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है फंक्शंस, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, उसके रिलेटेड ऐसा इक्वेशन फाइंड करना भी पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी ये मेथड है उसकी वो लिमिटेशंस हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बाकी ये सारी उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो यहाँ तक का हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।